गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट किया था। अब हमारा सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर बचा है एंड दैट विल बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में होंगे। दैट्स व्हाई प्रॉपर फोकस के साथ ये वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं। ठीक है, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो पिछले कुछ एक सालों के अंदर बहुत डेवलप हुआ है, यानी कि मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर ये एक बैकबोन के रूप में काम करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। यू नो व्हाट डज इंपॉर्टेंट कैरीज द बैकबोन, राइट? आफ्टर दैट उसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं उसके रिलेटेड भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफी सारे मायना रखता है और उसके साथ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी वो बहुत यूजफुल। इन द प्रीवियस यूनिट यानी कि जो DNF ब्लॉक 11 हम पढ़े, वी लर्न दैट द ट्रांजिशन मेटल्स forms a large number of complex compound in which metal atoms are bound to a number of anions or a neutral molecules by sharing electrons. In modern terminology, such compounds are called coordination compounds, or you can say complex compounds. Okay? The chemistry of coordination compound is an important and challenging area of a modern inorganic chemistry. Modern inorganic chemistry जो है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर एक चैलेंजिंग एरिया रहता है। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर हैव प्रोवाइडेड इनसाइट्स into the functioning of these compounds as a vital component of biological system. जितने भी नए कॉन्सेप्ट आते जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के और मोलिकुलर स्ट्रक्चर के, वो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बायोलॉजिकल अहमियत को ज्यादा और ज्यादा एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है। दिस आर द कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कंपाउंड है, विटामिन B12 है वो कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, वेराइटी ऑफ मेटालर्जिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी जगह फैला हुआ बिजनेस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर आल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी वो बहुत ही यूजफुल रहता है। उसके अलावा टेक्सटाइल डाइंग। टेक्सटाइल डाइंग का मतलब ये है जो कपड़े को आप कलर्ड कपड़ा बनाते हो तो उसको कलर लगाने के लिए उसका यूज होता है। मेडिकल केमिस्ट्री में भी उसका यूज होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि फार्मेसी। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे दैट विल बी वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा नोमेनक्लेचर कैरी करता है, यानी कि आपका जो 12th चैप्टर था 11th का, यानी कि जहां पे आपने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था, लाइक दैट यहाँ पे आप सेम चीज करोगे लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। अल्फ्रेड वर्नर, a Swiss chemist, was the first to formulate his ideas about the structure of coordination compound. भाई स्विट्जरलैंड का ये एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वर्नर। ये इंसान ने सबसे पहले अपने आइडियाज शेयर किए थे रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग अपने आइडिया देने वाला ये पहला व्यक्ति था। ठीक है, he prepared and characterized a large number of
कंपाउंड्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उसने आइडेंटिफाई किए थे, उसको कैरेक्टराइज्ड किया था, यानी कि उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था, एंड स्टडीड देयर फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और उनके दोनों प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल, दोनों प्रॉपर्टीज को उसने काफी बेहतरीन तरीके से एक्सपेरिमेंटल सिंपल टेक्निक्स को यूज करके उसको आइडेंटिफाई किया था। वर्नर प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, उसने कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम है प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। याद रखना, दो वैलेंस रहेंगे अब, प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। सो बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl2 और PdCl2 हैव प्राइमरी वैलेंस ऑफ 3, 2, 2 रिस्पेक्टिवली। आप देख सकते हो यहाँ पे CrCl3, तो उसका प्राइमरी वैलेंस 3 हुआ क्योंकि वो 3 क्लोरीन से जुड़ा है। COCl2 2 क्लोरीन से जुड़ा है तो उसका प्राइमरी वैलेंस 2 हुआ। PdCl2 2 क्लोरीन से जुड़ा है, उसका प्राइमरी वैलेंस 2 हुआ, राइट। इन द सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट प्लस 3 क्लोराइड विथ एमोनिया, अब जब हमने CrCl3 को एमोनिया से रिएक्ट करवाया, CrCl3 प्लस NH3, it was found that some of the chlorine ion could be precipitated as AgCl on the adding excess silver nitrate solution in cold, but some remain in the solution। अब ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, कोबाल्ट क्लोराइड उसने लिया है COCl3 और उसके अंदर एमोनिया ऐड किया उन्होंने। अब देखो, फोकस रखना यहाँ पे, मैं क्या कहना चाहता हूं वो आपको क्लियर होगा यहां से। COCl3 लिया, उसके अंदर उसने 6NH3 लगाया, तब जाके एक सिंपल सी चीज क्लियर हुई। जब हमने NH3 लगाया, यानी कि COCl3 के अंदर मैंने एक बार NH3 डाला तो येलो कलर आया, एक बार पर्पल कलर आया, एक बार ग्रीन आया, एक बार वायलेट कलर आया, कोई ठिकाना ही नहीं था कब कौन सा कलर आ रहा था। कभी येलो आता था, कभी पर्पल आता था, कभी ग्रीन, कभी वायलेट। सो मैं करूं तो करूं क्या, ये अलग अलग कलर आते हैं, यानी कि कोई ना कोई कंपाउंड अंदर बनता है, वो अलग है एक दूसरे से। तो उसने सोचा कि अंदर जो क्लोरीन है वो तो Cl- के रूप में होगा, COCl3 है, दैट्स वाई। तो अगर मैं उस क्लोरीन को प्रेसिपिटेट करवा लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्लोरीन किस तरीके से सिचुएटेड है, यानी कि किस तरीके से वो अंदर ज्वाइन हुआ है। तो उसने क्या किया, उसके अंदर उसने AgNO3 डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोरीन को पकड़ लेता है और व्हाइट प्रेसिपिटेशन बना देता है। जब उसने येलो कलर के कंपाउंड में AgNO3 डाला तो उसको 3 मोल AgCl मिले, यानी कि तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर निकल गए। तो उसका मतलब ये हुआ कि तीनों क्लोरीन Cl- के रूप में थे वहां पे, एज ए लिगेंड नहीं जुड़े थे सेकेंडरी वैलेंस में। फिर उसने पर्पल कलर का जो कंपाउंड बना था उसको लिया, उसमें उसने AgNO3 डाला तो उसको 2 मोल AgCl मिले, यानी कि क्लोरीन तो अंदर 3 थे, रिलीज सिर्फ 2 हुए, यानी कि एक क्लोरीन जो है वो एज ए लिगेंड है, Cl- के रूप में वहां पे नहीं, एज ए लिगेंड लगा हुआ है वहां पे। और ये जो लिगेंड है वो सेकेंडरी वैलेंस में होता है, दैट्स वाई वो एज ए रेडिकल, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिकल वो अलग नहीं हो सकता। उसके बाद उसने 1 मोल वाले दो जो ग्रीन और वायलेट थे उसके अंदर AgNO3 डाला तो वहां पे 1 ही मोल रिलीज हुआ। तो फिर उसने सोचा कि 2 क्लोरीन अंदर है तो सेकेंडरी वैलेंस में 4 NH3 लगेंगे वहां पे, दैट्स वाई वहां पे सीस और ट्रांस कंपाउंड बनते होने चाहिए। क्लियर, यानी कि इन दोनों में से एक सीस है और एक ट्रांस है, ठीक है। चलो वो आगे जाके क्लियर करेंगे हम। These observation together with the result of conductivity measurement in solution can be explained। चलो क्या एक्सप्लेन करते हैं ये। पहली चीज यहां से ये एक्सप्लेन होती है, 6 ग्रुप इन ऑल आइदर क्लोराइड और एमोनिया मॉलिक्यूल और बोथ रिमेन बॉन्डेड टू कोबाल्ट आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन। टोटल 6 चीजें कोबाल्ट से जुड़ी रहती है और वो क्लोरीन हो सकते हैं या फिर एमोनिया, कोई भी हो सकता है। 6 मॉलिक्यूल्स
of ammonia or the chloride will be joining with cobalt. ठीक है. दूसरी बात, द कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन द टेबल. फिर टेबल में आपको कंपाउंड बताया है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. वेयर द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म अ सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिसोशिएट अंडर द रिएक्शन कंडीशन. देखो चलो, पहला कंपाउंड था, उसमें से कितने Cl निकलते थे? 3 Cl, यानी कि तीनों के तीनों Cl माइनस है, तो ये 3 Cl बाहर रहेंगे, तो कोबाल्ट के साथ 6 NH3 रहेंगे. देख लो, कोबाल्ट के साथ 6 NH3 रहे. अब NH3 एमोनिया का तो कोई चार्ज रहता है नहीं, दैट्स व्हाई उसके ऊपर टोटल चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आया +3 और 3 क्लोरीन माइनस लगे थे उसके साथ, यानी कि कंपाउंड बना कोबाल्ट NH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3. दूसरा कंपाउंड देखो, 2 AgCl रिलीज होते हैं, तो 2 क्लोरीन एज ए Cl माइनस रहेंगे और 5 Na3 और 1 क्लोरीन अंदर रहेगा. तो 1 क्लोरीन अंदर आ गया तो कोबाल्ट +2 हो जाएगा, क्योंकि +3 से 1 माइनस तो Cl ले जाएगा. देख लो, हो गया +2 ऊपर, है कि नहीं? टोटल अंदर 6 रहेंगे. देख लो, फिर बाकी के दोनों में 1-1 मोल ही रिलीज होता था, तो 2 क्लोरीन अंदर 1 क्लोरीन बाहर. देख लो, 2 क्लोरीन अंदर 1 क्लोरीन बाहर, तो 2 क्लोरीन अंदर है, दैट्स व्हाई ब्रैकेट का चार्ज हो जाएगा +1. कोबाल्ट का चेंज नहीं होता, ब्रैकेट का चेंज होता. तो ये जो 6 आइटम कोबाल्ट के साथ ज्वाइन होती है वो हमारी सेकेंडरी वैलेंस है. ठीक है, देखो चलो, द कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन द टेबल वेयर द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म अ सिंगल एंटिटी. वो एक ही रेडिकल बनाते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो, विच डज नॉट डिसॉल्व अंडर द रिएक्शन कंडीशन, और रिएक्शन कंडीशन के अंदर उनका कोई ब्रेकअप नहीं होता, ये साथ में ही रहते हैं. वर्नर प्रपोज्ड टर्म सेकंड वैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन. और ये जो 6 चीजें कोबाल्ट से जुड़ी है वो हमारा सेकेंडरी वैलेंस है. इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दी है, चारों के चारों एग्जाम्पल के अंदर सेकेंडरी वैलेंस जो है वो आपका 6 है, क्योंकि 6 अलग अलग चीजें कोबाल्ट से जुड़ी हुई है. ठीक है, सो बाहर जितने क्लोरीन रहेंगे वो उसका प्राइमरी वैलेंस हो जाएगा, और अंदर जितने रहेंगे टोटल वो हो जाएगा उसका सेकेंडरी वैलेंस. समझ में आया? चलो, अब कौन सी से कॉन्ट्रास्ट है उसके बारे में बात करते हैं. Note that the last 2 compounds in the table have identical empirical formula COCl3 4NH3 but distinct properties such as compounds are termed as isomers. You know that cis isomer and trans isomer. Werner in 1898 propounded his theory of the coordination compound, और उसके main postulates नीचे दिए गए हैं आपको. तो वो पोस्टुलेट्स जो है, पॉइंट्स है, वो स्टडी करने से पहले मैं सीस और ट्रांस क्लियर कर देता हूँ. जो वायलेट कलर है वो सीस कंपाउंड का है, याद रखना. वायलेट है वो सीस है, ग्रीन है वो ट्रांस है. ठीक है, चलो, तो ये चीज एक आपको याद रखनी है. चलो, अब वर्नर के दिए गए पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शोज 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज. 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है, पहली है प्राइमरी, दूसरी होगी सेकेंडरी. वो तो पता है आपको, अभी अभी पढ़े हम. दूसरा उसका पोस्टुलेट है, पॉइंट है, द प्राइमरी वैलेंस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. जो प्राइमरी वैलेंस रहता है वो मोस्टली नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, कभी कभी पॉजिटिव से भी होता है, यानी कि वो आयोनाइजेबल होता है. आयोनाइजेबल का मतलब ये है कि प्राइमरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बनता है. ठीक है. तीसरा पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंस आर नॉन आयोनाइजेबल. सेकेंडरी वैलेंस में कोई आयोनाइजेशन होता नहीं है, वहां पे स्ट्रिक्टली कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं. These are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valence is equal to the coordination number and is fixed for metal. Secondary valence fix रहता है मेटल के लिए, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा.
ठीक है, कभी कभी 5 भी होता है लेकिन रेयर केस में। The ions or groups bound by a secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. Different coordination number यानी कि उनका coordination number अगर 4 होगा तो उनका shape, उनका spatial arrangement अलग रहेगा, 6 है तो अलग रहता है। तो उनके साथ क्या जुड़ा है उसके बेसिस पे उसका स्पेशल यानी कि 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट बनता है, और उसी के बेसिस पे यानी कि जो जुड़ा है 4, 6, 5 उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसका शेप कौन सा होगा। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट उसने बताए थे। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच अ स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। अब ये स्पेशल अरेंजमेंट वर्ड हम मोस्टली यूज नहीं करते मॉडर्न केमिस्ट्री में, हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि उसका 3 डायमेंशन में शेप। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि कोऑर्डिनेशन वैल्यूज है, और अ कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं। एंड द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड काउंटर आयन। और उसके बाहर जो रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रेडिकल्स आप लिखते हैं उसे काउंटर आयंस कहते हैं। ठीक है, He further postulated that octahedral, tetrahedral and square planar geometrical shape are more common in coordination compound of the transition metals. ये 3 शेप मोस्टली रहता है, octahedral, tetrahedral and square planar. octahedral है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि जो 6 अलग अलग लिगेंड से जुड़ा रहता है वहां पे आपको octahedral शेप मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 शेप मिलते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। वो डिपेंड करेगा कि क्या हमने कैसे लिया। ठीक है, Thus CONH3 6 plus 3, COCl NH3 5 plus 2, COCl2 NH3 4 plus 1। यहाँ पे सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो वहां पे शेप होगा ऑक्टाहेड्रल जैसे कि मैंने बताया। जबकि NOCO4 और PTCl4 देखो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन पहला जो है वो टेट्राहेड्रल है NiCO4, लेकिन जो दूसरा है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो ये चीजें क्यों होती है, कैसे होती है, कब स्क्वायर प्लेनर कब टेट्राहेड्रल, ये सारी चीजें डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो अब जो कोई भी वर्नर्स ने हमें बताया था उसके बेसिस पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। चलो तो सबसे पहले वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल, देखो। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विथ एक्यूरेट सॉल्यूशन असाइन टू द सेकेंडरी वैलेंस टू द मेटल। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया है और आपको बताना है उसका सेकेंडरी वैलेंस क्या होगा। चलो पहला कंपाउंड है, उसके अंदर टोटल चीजें तो 4 NH3 है और 2 क्लोरीन है, टोटल 6 चीजें लगाई है। और यहाँ पे क्लोरीन कितने बाहर निकलते हैं, देखो AgNO3 से रिएक्शन करवाए तो मोल ऑफ AgCl कितने मिलते हैं, 2, यानी कि दोनों क्लोरीन एज ए Cl माइनस है, यानी कि वो प्राइमरी वैलेंस में हुए दोनों क्लोरीन। तो सेकेंडरी वैलेंस में कौन बचेगा, 4 NH3। तो आपका कंपाउंड बनेगा PdNH3 4 इन द स्क्वायर ब्रैकेट Cl2। तो उसका सेकेंडरी वैलेंस हुआ 4। क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तभी तो 2 AgCl बने और 4 NH3 अंदर है। दूसरा देखो, यहाँ पे 6 H2O है और 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 AgCl मिलते हैं, यानी कि दोनों क्लोरीन यहाँ पे भी बाहर है। तो अंदर 6 H2O हुए तो NiH2O6 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर Cl2। क्लियर, तो 2 क्लोरीन बाहर 6 H2O अंदर, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर 6 H2O है, दैट्स व्हाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। थर्ड देखो, 4 क्लोरीन और 2 HCl, और यहां पे देखो एक भी AgCl का मोल नहीं मिलता, यानी कि 4 क्लोरीन प्लस दूसरे 2 क्लोरीन भी अंदर ही है। सो अंदर टोटल 6 क्लोरीन है, तो आपका कंपाउंड हुआ H2PtCl6।
H2 स्क्वायर ब्रैकेट PtCl6, 6 के 6 क्लोरीन अंदर है क्योंकि एक भी AgCl रिलीज नहीं होता, यानी कि कोई भी Cl माइनस एज ए काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे, सो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। उसके बाद देखो COCl3 4NH3 एक मिलता है, यानी कि एक क्लोरीन बाहर 2 क्लोरीन अंदर और 4 NH3, 2 + 4 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। यहाँ पे देखो कोई भी क्लोरीन रिलीज नहीं होता है Cl- के रूप में, तो 2 NH3 2 क्लोरीन टोटल हुए 4, दैट्स व्हाई इसका सेकेंडरी वैलेंस हो जाएगा 4। क्लियर है? तो ये था आपका एग्जाम्पल 9.1, बहुत ही इजी एग्जाम्पल। चलो उसके बाद आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। भाई डबल सॉल्ट क्या होता है और अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। तो उसका सिंपल सा एक ही रीजन है, जब डबल सॉल्ट को आप पानी के अंदर डालते हो उसमें रहे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आपको डिसोल्यूशन होके एज ए रेडिकल मिलते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है और एक काउंटर आयन मिलता है। कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट वो डिसोसिएटेड नहीं होता है। देख लो, both double salt as well as complex are formed by the combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio। देखो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, तो दोनों एक से ज्यादा कंपाउंड मिक्स करने पे हमें मिलता है, ठीक है, बट they differ in the fact that double salt such as कार्नेलाइट का फॉर्मूला याद रखना KCl MgCl2 into 6H2O, मोहर सॉल्ट यानी कि FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O, पोटास एलम यानी कि KAlSO4 twice into 12H2O, ये सारे डबल सॉल्ट है। जब आप उनको डिसोसिएटेड करते हो पानी के अंदर तो ये सारे रेडिकल Fe+2 SO4 - 2 NH4+1 सब अलग हो जाते हैं, कोई स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहता। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है FeCl6 -4 K4FeCN6 में से डिसोसिएटेड होगा, लेकिन ये Fe+2 और Cn- में डिसोसिएटेड नहीं होगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो भाई वर्नर है उनका फोटोग्राफ दिया गया है प्रॉपर ग्रीक। क्लियर? चलो अब इसका काम क्या है उसके बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Werner was born on December 12, 1866 in Mulhouse, a small community in the French province of Alsace. His study of chemistry began in Karlsruhe, Germany में and continued in Zurich, Switzerland में उसने कंटिन्यू किया था। अब देखो फ्रेंच प्रोविंस ऑफ एलेंस यानी कि फ्रांस में उसका बर्थ हुआ था, जर्मनी में उसने केमिस्ट्री का स्टडी स्टार्ट किया और वो आगे कंटिन्यू किया स्विट्जरलैंड में। वेयर इन हिज डॉक्टरल थीसिस इन 1890 ही एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म। उसने अपने पीएचडी की यानी कि डॉक्टरल थीसिस जो थी उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड रहते हैं उसका आइसोमेरिज्म कैसे होता है। कब? बिफोर 1890, यानी कि आज से नियर अबाउट 150 साल से भी पहले उसने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी थीसिस के अंदर। ही एक्सटेंडेड want of theory of tetrahedral carbon atom and modified it for nitrogen। उसने जो want of की कार्बन की थियरी थी टेट्राहेड्रल की वो नाइट्रोजन के लिए एक्सटेंड कर दी। वर्नर showed optical and electrical difference between complex compounds based on the physical measurement। ये सारी उसकी अचीवमेंट है। In fact वर्नर was the first to discover optical activity in certain coordination compound। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये चीज प्रूव करने वाला ये पहला आदमी था। He at the age of 29 years became a full professor at Technische Hochschule in Zurich में, यानी कि 5 साल बाद 29 ईयर्स की उम्र में
वो फुल प्रोफेसर हो गए थे। अल्फ्रेड वर्नर वॉज द केमिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट, यानी कि वो एक केमिस्ट था और साथ में वो एक ट्यूटर यानी कि एजुकेशनलिस्ट, यानी कि वो पढ़ाना चाहता था। हिज अकम्प्लिशमेंट इंक्लूडेड अ डेवलपमेंट ऑफ थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थियरी दी थी। इन दिस थियरी in which Werner proposed revolutionary idea about how atoms and molecules are linked together, was formulated in a span of only 3 years. उसने 3 साल के अंदर ये वर्नर थियरी जो अभी हम पढ़े हैं वो बनाई थी, सिर्फ 3 साल, 3 years के अंदर ओनली। The remainder of his career was spent gathering the experimental support required to validate his new ideas. और ये जो 3 साल में उसने थियरी बनाई थी, अपना बाकी का टाइम उसने अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट क्रिएट किया उसने, ताकि कोई उसको डिनाई ना कर सके। वर्नर बिकम द फर्स्ट स्विस केमिस्ट टू विन नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज वर्क ऑन द लिंकेज ऑफ एटम एंड कोऑर्डिनेशन थियरी। उसने जो अभी थियरी दी है प्लस एटम्स के बीच में कैसे लिंकेज होता है, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करने की लिए उसको 1913 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with new topics and very interesting chapter. Chalo, thank you so much.